हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। और पहले हमने जो इसका पहला चैप्टर था मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित जो विद्वान हैं उन्होंने मानव भूगोल की कौन कौन सी परिभाषाएं दी है उनको देखते हैं कि जो विद्वान हैं उन्होंने कौन कौन से परिभाषाएं ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित दी है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पर एक ज्योग्राफर का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है रेडजेल। इसका नाम क्या है? रेडजेल है। और यदि हम बात करें तो जो रेडजेल है, एक बात का ध्यान रखना, ये जर्मनी के थे, जर्मनी के ज्योग्राफर थे। रेडजेल कहाँ के थे? जर्मनी के ज्योग्राफर थे, ठीक है। और यदि हम सबसे जो बड़ी बात है समझने की, सबसे बड़ी जो बात है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी के पिता कौन है? रेडजेल। हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी के पिता कौन है? रेडजेल। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जो पिता हैं वह किसे माना जाता है? वह रेडजेल को माना जाता है। तो मानव भूगोल के पिता कहा जाता है इन्हें। मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? रेडजेल को कहा जाता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? रेडजेल को कहा जाता है। और रेडजेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के, ठीक है। और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित, उसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का, ठीक है। इनमें ये दो तीन शब्द ध्यान रखना आप। मानव भूगोल एक तो मानव समाज, दूसरा धरातल के बीच संबंधों का। कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित। कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित। और संश्लेषित की यदि हम बात करें तो संश्लेषण का मतलब ध्यान रखना, यदि कोई भी दो चीजों को जोड़ते हैं और एक नई चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? संश्लेषण बोलते हैं। दो चीजों को जोड़ा जाता है, किन्हीं दो चीजों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ा किसको जा रहा है यहाँ पर? एक तो किसको जोड़ा जा रहा है? मानव को। दूसरा किसको जोड़ा जा रहा है? धरातल को। लिखा हुआ है दोनों के बीच में संबंध। किसके बीच में संबंध? मानव और धरातल के बीच में संबंध का संश्लेषित। संश्लेषण का मतलब होता है जब भी दो चीज मिल जाती है तो उसे एक नई चीज का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? संश्लेषण कहा जाता है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है कि है वो क्या है? संश्लेषित है या संश्लेषण है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो जो रेडजेल है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल के पिता जो रेडजेल हैं, वो किसकी बात करते हैं? संश्लेषण की बात करते हैं। किसके संश्लेषण की बात करते हैं? तो मानव के और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषण की बात करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वह है सैंपल, एलन सैंपल। ध्यान रखना, ये जो एलन सैंपल है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। एलन सैंपल संयुक्त राज्य अमेरिका की है। यदि हम बात करें कि एलन जो सैंपल है वो किसकी शिष्या थी, तो ध्यान रखना ये स्टूडेंट थी। किसकी? रेडजेल की। किसकी स्टूडेंट थी? रेडजेल की स्टूडेंट थी। ध्यान रखना, थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, लेकिन स्टूडेंट किसकी थी? रेडजेल की स्टूडेंट थी। तो ध्यान रखना ये जो सैंपल किसकी स्टूडेंट है? रेडजेल की शिष्या मानी जाती है। और हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ये फिर से आएंगे। ये निश्चयवाद से संबंधित है। निश्चयवाद क्या होता है ये हम आगे की स्लाइड वगैरह में पढ़ेंगे, तब आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं दोनों की कि क्या कहा है। तो हमने रेडजेल की डेफिनेशन देख ली। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे एलन सैंपल है और ये क्या कहते हैं
कि जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी क्या है, अस्थिर, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील, इस शब्द का विशेष तौर से ध्यान रखना है आप, किसका, परिवर्तन का, तो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी क्या है, अस्थिर, और मानव क्या है, क्रियाशील, मानव तो क्या है, क्रियाशील, पृथ्वी क्या है, अस्थिर, इनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यदि हम बात करें तो अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है, पृथ्वी में कुछ ना कुछ निर्माण सदैव ही चलता रहता है, ये हमेशा ध्यान दे रखना। कहीं ना कहीं पर्वत बनेंगे, पठार बनेंगे, मैदान बनेंगे, अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, ध्यान रखना, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, चक्रवात आएंगे, ये सब आएंगे, तो हमारी पृथ्वी क्या है, स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो क्या है, अस्थिर है। कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर होते ही रहते हैं, और परिवर्तन में क्या क्या होगा, पर्वत बनेंगे, पठार बनेंगे, मैदान बनेंगे, ठीक है, और भूकंप आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, चक्रवात आएंगे, ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, और मानव क्या है, क्रियाशील यानी मानव कभी भी सोता नहीं है। मानव का मतलब हमारे खुद से नहीं है, हम दिन भर काम करके सोएंगे भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पर पूरे मानव समाज की बात हो रही है। तो जो मानव है, कहीं ना कहीं रात होगी तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर दिन भी होगा ही सही, सीधी सी बात है, तो कोई ना कोई मानव तो क्रियाशील होगा ही सही। तो ध्यान रखना, मानव क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है जो कभी रुकता नहीं है, और पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ठीक है, अस्थिर है, सॉरी क्या है, अस्थिर है, और इनके बीच जो परिवर्तनशील है संबंध, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी है, एलन सैंपल ने दी है। और एक विशेष तौर का और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये जो दोनों जो परिभाषाएं हैं, ये दोनों जो डेफिनेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों डेफिनेशन है, इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक तो रेड जेल की डेफिनेशन है, और दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे सैंपल के डेफिनेशन है, इन दोनों का ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे कौन से, ब्लास, विडाल डी ला ब्लास, और ब्लास की यदि हम बात करें तो ब्लास कहाँ के थे, फ्रांस के, कहाँ के थे, ब्लास फ्रांस के थे, ठीक है। और यदि हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है, तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ये कि जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाती है। तो विडाल डी ला ब्लास ने जो परिभाषा दी है वो ये है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाती है। और ध्यान रखना, ये जो ब्लास है ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है। इनकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये देखिए, रेड जेल ने कहा था, ह्यूमन ज्योग्राफी is the synthetic study, संश्लेषित अध्ययन, synthetic study of relationship between human societies and earth surface, इसका जो पृथ्वी के धरातल है और यदि हम बात करें तो मानव समाजों और पृथ्वी के जो धरातल है उसके संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो ये जो डेफिनेशन ये किसने दी है, रेड जेल ने दी है। यदि हम बात करें एलन सैंपल की तो इंग्लिश में देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन, ये शब्द देखिए, अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ, इन दोनों का विशेष तौर से ध्यान रखना, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ,
ठीक है ना, ये किसने दिए, एलन सेप्पल ने। और तीसरे नंबर पे है वो कौन से, ब्लास है, ध्यान रखना। और ब्लास ने क्या दिया है कि conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical law governing our earth and of the relation between the living being which inhabit it। ये जो परिभाषा दी है ये किसने दी है, ध्यान रखना, ब्लास ने दी है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी है ये किसने दी है, ब्लास ने। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये दो जो परिभाषाएं हैं ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ये कभी कभी पूछी भी जाती है, नहीं भी पूछी जाती है, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इन दोनों पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं मानव का प्राकृतिकीकरण। मानव का प्राकृतिकीकरण, अब इसको समझते हैं कि मानव का प्राकृतिकीकरण क्या होता है। ये जो शब्द है ना, इसमें इसका अर्थ छुपा हुआ है। मानव का ही क्या कर दिया गया, प्राकृतिकीकरण कर दिया गया। मानव का ही क्या कर दिया गया, प्राकृतिकीकरण कर दिया गया, ठीक है ना। अब कैसे कर दिया गया, तो जो मानव, जब सीधी सरल भाषा में कहा जाए कि ये जो मानव का प्राकृतिकीकरण है इसमें होता क्या है, तो सीधी सरल भाषा में यदि हम बात करें कि ये है क्या, तो यदि प्रकृति ही माँ बन जाए, यानी जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही यदि प्रकृति मानव का पालन पोषण करने लग जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, मानव का प्राकृतिकीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिकीकरण। फिर से कह रहा हूं, यानी प्रकृति ही माँ होती है इसमें, ठीक है ना। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही प्रकृति अपने जो मानव है उसकी देखभाल करने लग जाए तो उसे क्या बोला जाता है, मानव का प्राकृतिकीकरण कहा जाता है। इसमें सब कुछ प्रकृति होती है। एक यदि हम बात करें तो मैंने कह दिया कि जो प्रकृति है वही माँ है, सब कुछ प्रकृति ही करती है। तो सब कुछ प्रकृति ही करती है तो होता क्या है इसमें, आप देखिए, इसमें समझिए होता क्या है। प्रौद्योगिकी का जो स्तर होता है वो बहुत निम्न होता है, प्रौद्योगिकी का जो स्तर होता है वो बहुत निम्न होता है। यानी यदि हम बात करें, जो तकनीक होती है ये बिल्कुल भी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई तकनीक नहीं होती है। तकनीक के नाम पर कुछ होता ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि हम बात करें कि कृषि कैसी होती है यहाँ पर, तो कृषि कैसी होगी, स्थानांतरणशील कृषि होगी। यहाँ पर कौन सी कृषि होगी, यहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि होगी। तकनीकी बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, प्रौद्योगिकी स्तर बहुत निम्न होता है। इसमें मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, यानी बहुत परंपरागत समाज था। विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है इसमें, सब कुछ प्रकृति ही डिसाइडेड करेगी। ध्यान रखना, सब कुछ कौन डिसाइडेड करेगी, प्रकृति ही डिसाइडेड करती है, ध्यान रखना इसके अंतर्गत। अब देखिए, जो बाकी की चीजें हैं वह उसमें आपको पता चल जाएगा। मनुष्य किसकी पूजा कर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है। किसकी पूजा कर रहा है, प्रकृति की। किसकी सुन रहा है, प्रकृति की। किससे भयभीत हो रहा है, प्रकृति से। किसकी पूजा कर रहा है, प्रकृति की। किसकी पूजा कर रहा है, प्रकृति की। तो सुनता भी प्रकृति की है, भयभीत भी प्रकृति से हो रहा है, और पूजा भी किसकी कर रहा है, प्रकृति की ही कर रहा है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। तो अपनी ओर से कोई विकास नहीं करता, कोई इनोवेशन नहीं करता है, डायरेक्ट रूप से किसके ऊपर निर्भर रहता है, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही निर्भर रहता है। उसको यदि कुछ खाना है, ठीक है, तो वो वनों के कंदमूल फल खाएगा मुख्य रूप से, ये ऐसे कह सकते हैं। उसको पानी चाहिए, तो पानी के लिए ये नहीं है कि घर पे उस पर नल आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जो नदी बह रही है उससे ही वो अपनी पानी की जरूरत पूरा करेगा।
हम ये कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उसका जो जीवन होता है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है? प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। यानी सतत पोषण हेतु क्या कह रहा है? अपने पोषण हेतु वो किसके ऊपर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधनों पर। प्रत्यक्ष रूप लिखा हुआ है, कैसे? प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण, एक ये शब्द देखिए, इसको एक बहुत, ये शब्द बहुत बढ़िया है। जो पर्यावरण है वो क्या है? उसके लिए माता। पर्यावरण क्या है? माता। इसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण कर लेती है। मैंने पहले शब्द यही बोला था कि जैसे माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चा कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ माता ही करती है उसके लिए जब तक वो बच्चा होता है। वैसे ही यदि हम बात करें मानव का जो प्राकृतिकीकरण है उसमें मानव कुछ नहीं करता है, पूरी तरह से निर्भर रहता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है? प्रकृति के ऊपर। और इस शब्द को देखिए, प्रकृति ही मानव के लिए क्या है? माता। क्या है? उसके लिए माता है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है, यही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। यानी प्रकृति ही सब कुछ उसके लिए हो जाती है। यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी होता है उसका जो स्तर होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। विकास बिल्कुल नहीं होता है। परंपरागत समाज होता है। किसकी सुनता है? प्रकृति की सुनता है। किससे भयभीत होता है? प्रकृति से भयभीत होता है। किसकी पूजा करता है? प्रकृति की पूजा करता है। यदि हम बात करें पोषण हेतु भी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ओवरऑल रूप से यदि कहा जाए तो इसने लास्ट लाइन में अपनी सारी बात बता दी है कि सब कुछ किस रूप में होता है? माता के रूप में होता है। प्रकृति ही माता होती है, ठीक है ना। यदि हम बात करें इंग्लिश में भी इसको देखें तो यदि हम बात करें तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, तो द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? वेरी लो है, ध्यान रखना। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी होती है वो क्या होती है? बहुत लो होती है, बहुत निम्न होती है। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। ध्यान रखना, जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो बहुत प्रिमिटिव होता है, बहुत आदिम होता है, यानी परंपरागत समाज होता है। फिर से ह्यूमन लिसनड, किसकी सुनता है? नेचर। अफ्रेड, भयभीत होता है, ध्यान रखना, किससे? प्रकृति से, ठीक है। और फ्यूरी, और इसके अलावा वर्शिप्ड इट। ध्यान रखना, तो किसकी सुनता है? प्रकृति की सुनता है। किससे डरता है? प्रकृति से डरता है। और किसकी पूजा करता है? प्रकृति की पूजा करता है। फिर देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस, किसके ऊपर डिपेंड है? ध्यान रखना, नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर निर्भर है। लास्ट में द फिजिकल एनवायरमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम द मदर नेचर। ये शब्द का विशेष तौर से ध्यान रखना है। मदर नेचर यानी प्रकृति ही माता होती है। किसमें? मानव का प्राकृतिकीकरण में, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में। ध्यान रखना इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रकृति का मानवीयकरण, ठीक है। उसमें मानव का प्राकृतिकीकरण हो रहा था। मानव का क्या हो रहा था? प्राकृतिकीकरण हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर प्रकृति का क्या हो रहा है? मानवीयकरण हो रहा है, ठीक है ना। यानी प्रकृति किस रूप में दिखाई देती है? मानव के रूप में। यानी इसमें प्रकृति कुछ नहीं करती है, जो भी करेगा वो कौन करेगा? मानव करेगा। वहां पर प्रकृति ही सब कुछ कर रही थी। मानव का लालन पोषण, सब कुछ पालन पोषण, सब कुछ कौन कर रही थी? प्रकृति। यहाँ प्रकृति कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। इसलिए प्रकृति का क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। क्या हो गया? प्रकृति का मानवीय। मानव ही सब कुछ कर रहा है, तो मानव क्या क्या कर रहा है इसको समझते हैं। ये देखिए, मानवीय जो क्रियाएं हैं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। सांस्कृतिक भूदृश्य,
सांस्कृतिक भूदृश्य की यदि हम बात करें तो वह नगरों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नगरों का निर्माण, मकान बनाता है, उद्योग लगाता है। यदि हम बात करें तो परिवहन के साधनों का विकास करता है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ध्यान रखना, सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, समाज का और संस्कृति का निर्माण करेगा वो। ठीक है ना, तो इसमें सब कुछ कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। समाज और संस्कृति का निर्माण कौन कर रहा है? ध्यान रखना, मानव कर रहा है। और मानवीय क्रियाकलापों की छाप सर्वत्र दिखाई देती है। इस शब्द को समझिए, मानवीय क्रियाकलापों की छाप सर्वत्र दिखाई देती है। हर जगह मानव जो भी कर रहा है उसकी छाप दिखाई देगी। जैसे यदि हमें कहीं पर जाना है तो हमारे पास एरोप्लेन है, ट्रेन है, कार है, हाईवेज हैं, रेल की पटरियां हैं। ठीक है ना, ये सब हैं। किसकी छाप दिखाई दे रही है? मानव की छाप दिखाई दे रही है। जहां देखो, जहां पर यदि हम बात करें तो वहां पर आपको बड़े बड़े शहर दिखाई देंगे। तो शहर दिखाई देंगे, किसकी छाप दिखाई दे रही है? मानव की छाप दिखाई दे रही है। समुद्र की यदि हम बात करें तो समुद्र में भी बहुत सारे जहाज दिखाई देंगे। किसकी छाप दिखाई देगी? मानव की छाप। यानी प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से मानव की छाप दिखाई देती है। ठीक है ना, मानव ही सारे क्रियाकलाप करता है। प्रकृति किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जैसे अब क्या कर रहा है मानव, कैसे छाप दिखाई देती है? तो देखिए, जो उच्च भूमि यानी जो पर्वत होते हैं ना, पर्वत, उच्च भूमि यानी पर्वत, वहां पर अच्छी जलवायु पाई जाती है, स्वास्थ्यपरक जलवायु पाई जाती है। तो वहां पर आपको पता है तो रिसोर्ट का निर्माण करता है, होटलों का निर्माण करता है मानव। ठीक है, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, इस शब्द का अर्थ समझिए। यदि आपने देखा होगा तो हमारे जो राजस्थान है वहाँ पर, या भारत की बात करें, राजस्थान की क्या, भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अधिकांशतः आप देखते होंगे तो जो गर्मी है होती है उसमें लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं। पहाड़ों में जाना पसंद क्यों करता है? कि जो टेम्परेचर होता है ना वो पहाड़ों पर, वो कम होता है। कम क्यों होता है? कि आप पढ़ोगे जो ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तापमान कम होता है। तो कम होता है ना, तो जो पहाड़ होते हैं या पर्वत होते हैं वहाँ पर तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो छुट्टियां मनाने कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, अच्छा महसूस होता है। ध्यान रखना, हमेशा जो ठंडी जलवायु होती है वह स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, टेम्परेचर यदि जरूरत से ज़्यादा अधिक होगा तो स्वास्थ्य कारक नहीं माना जाता है। दूसरे नंबर की यदि ये फिर से आ गया, ये देखिए नगरीय प्रसार। किसका प्रसार हो रहा है? नगरों का प्रसार हो रहा है। मैंने अभी बात की आपसे, जिधर देखेंगे उधर ही किसकी छाप दिखाई देगी? मानव की। तो नगर बना, नए नए नगरों का निर्माण कर रहा है मानव। ठीक है, क्या बना रहा है? खेत बना रहा है। जो वन है वनों को काट रहा है, प्रकृति को तहस नहस कर रहा है। यदि हम बात करें वनों को काट कर किसका निर्माण कर रहा है? खेतों का। ठीक है, तटों पर क्या बना रहा है? पत्तन। क्या बना रहा है? पत्तन। और यदि हम बात करें तो महासागरीय तट पर किसका निर्माण कर रहा है? समुद्री मार्गों का निर्माण कर रहा है। यहां तक कि अंतरिक्ष में उपग्रह भी यदि हम बात करें तो उनका भी वहां पर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है ना, यानी उपग्रहों को भी छोड़ रहा है कहां पर? अंतरिक्ष में। ठीक है, तो यदि हम बात करें ओवरऑल सीधी सरल भाषा में, तो ये जो है प्रकृति का मानवीकरण, इसमें सब कुछ कौन कर रहा है? मानव। हर जगह मानव की छाप दिखाई देगी। वहां पर सब कुछ कौन कर रही थी? प्रकृति। और यहां पर सब कुछ कौन कर रहा है? मानव। ठीक है ना, प्रकृति कुछ भी नहीं कर रही है। तो यदि हम इंग्लिश की बात करें, यदि हम बात करें तो इसमें है ह्यूमनलाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब इसमें है क्या? द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। ये देखिए,
सांस्कृतिक वो दृश्यों का निर्माण कर रहा है जहां पर हर जगह पर कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण कर रहा है। ठीक, द इम्प्रिंट्स उसकी छाप दिखाई देती है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएट एवरीवेयर। हर जगह किसकी छाप दिखाई देगी? मानव की छाप दिखाई देगी। किस रूप में? ये देखिए, ये शब्द आ गया हेल्थ रिसोर्ट्स ऑन हाईलैंड्स। ठीक है, ये अर्बन आ गया। ठीक है, ये फील्ड आ गया। पोर्ट्स ऑफ कोस्ट्स, तटीय किनारों पर किसका निर्माण कर रहा है? पोर्ट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ओशियन रूट्स ऑन द ओशियनिक सरफेस। ओशियनिक रूट्स ऑन द ओशियनिक सरफेस किसका निर्माण कर रहा है? यदि हम बात करें तो समुद्री मार्गों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट्स इन द स्पेस, और जो स्पेस है, अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष से वहां पर किसको छोड़ा जा रहा है? सैटेलाइट्स को छोड़ा जा रहा है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो सब कुछ कौन कर रहा है? मानव। वहां पर कौन कर रहा था? प्रकृति। तो ध्यान रखना, यहां पर प्रकृति का क्या हो रहा है? मानवीकरण। वहां पर, ठीक है ना, मानव क्या हो रहा था? प्राकृतिकीकरण हो रहा था। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम यदि हम बात करें तो ये दो विचारधाराएं हैं। इन दो विचारधाराओं को पढ़ने से पहले आपकी जो बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें दो कहानियां दे रखी है। क्या दे रखी है? दो कहानियां दे रखी है इससे संबंधित, प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्राकृतिकीकरण। इससे संबंधित दो कहानियां दे रखी है, उसको समझते हैं, जिसमें आपके थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक शब्द था मानव का प्राकृतिकीकरण। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है इसमें है प्रकृति का मानवीकरण। अब जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें दो कहानियां दे रखी है। ठीक है, उसको समझते हैं, उससे थोड़ा सा आपके फिर ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएगी। मानव का प्राकृतिक की जो करण है ना, इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम है बेंदा। नाम क्या है लड़के का? बेंदा। ठीक है, बेंदा नाम का एक लड़का है, और ये जो लड़का है ये है अबूझमाड़ का। और जो अबूझमाड़ के जो जंगल है ना, वो कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। यानी मानव का क्या हो रहा है? प्राकृतिकीकरण हो रहा है। प्रकृति क्या है? माँ। तो इसमें क्या कहानी बताई गई है वो समझने में, एक बेंदा नाम का लड़का होता है, वो कहाँ पर है? अबूझमाड़ में रहता है। अबूझमाड़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो ये जो लड़का है, इसका जो परिवार है ये खेती करता है। क्या करता है? खेती करता है, कृषि करता है। और कृषि कौन सी करता है? स्थानांतरित। कौन सी कृषि कर रहा है? स्थानांतरित कृषि कर रहा है। ध्यान रखना, अब स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप सभी जानते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है। बहुत आदिम जो सबसे पहले लोग करते थे उसको शिफ्टिंग कृषि कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि में जो पेड़ होते हैं उनको काटा और जलाया जाता है, और 5 से 7 वर्षों में जब वो स्थान बंजर हो जाता है, एक ही प्रकार की कृषि के कारण बंजर हो जाता है, और जब बंजर हो जाता है तो फिर यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाएगी। यानी फिर से जंगलों को काटा जाएगा, जलाया जाएगा और कृषि की जाएगी। बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोहराया जाता है, इसलिए स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इस कृषि को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में वालरा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में झुमिंग के नाम से जाना जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्व में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कृषि की जा रही है वो किस प्रकार की कृषि कर रहे हैं इसके परिवार वाले? ध्यान रखना, स्थानांतरणशील कृषि कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरी तरह से यदि ये बीमार हो जाता है,
ये बीमार हो जाता है तो ये किसके ऊपर निर्भर है? जो जंगल में जो औषधियां पाई जाती है, जंगल में जो औषधि पाई जाती है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। कौन? बेंदा। कहां पर रह रहा है? छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में। कृषि कौन सी कर रहा है? स्थानांतरणशील। बीमार हो जाने पर कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, जो औषधि है जंगल से उसी से ठीक 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 किया जाता है लोगों को। ठीक है, इसके अलावा परिवहन का कोई साधन नहीं है, ध्यान रखना, परिवहन का बिल्कुल साधन नहीं है, बिल्कुल भी साधन परिवहन के नहीं है, इसका ध्यान रखना। दूसरा, यदि हम बात करें तो व्यापार नाम की कोई चीज नहीं है, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं होता है, वस्तु विनिमय होता है। वस्तु क्या होता है? विनिमय होता है। किसको पूजता है? तो ध्यान रखना, प्रकृति को पूजता है पूरी तरह से। ठीक है ना, यानी माता के रूप में कौन है? प्रकृति है। सब कुछ कौन कर रही है? प्रकृति ही कर रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। और किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी इसके पास नहीं है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा किसमें है? प्रकृति का मानवीकरण में। कैसे? तो एक लड़की है कैरी नाम की महिला, लड़की तो नहीं महिला है, ये रहती है नॉर्वे में। कहाँ रहती है? नॉर्वे में। और नॉर्वे की यदि हम बात करें तो जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे, वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, यदि हम बात करें तो केवल 4 घंटे सूर्य दिखाई देता है, 4 घंटे ही सूर्य दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि 18 घंटे सोते हैं, केवल 4 घंटे जगते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है कि 4 घंटे सूर्य दिखाई देगा तो 4 घंटे ही काम करेंगे और बाकी 4 घंटे दिखा तो 20 घंटे, यदि हम बात करें तो 20 घंटे तो सोते ही रहेंगे, केवल 4 घंटे काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जब 4 घंटे ही सूर्य दिखाई देगा तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि 20 घंटे तक ये सोते रहेंगे, केवल 4 घंटे काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति का क्या होगा? मानवीकरण होगा। अब मानवीकरण होगा तो कैसे होगा? तो केरी कहाँ पर रहती है? नॉर्वे में। अब नॉर्वे में रहती है तो ये कहाँ पर काम कर रही है? एक यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, विश्वविद्यालय में काम कर रही है। कहाँ पर काम कर रही है? विश्वविद्यालय में काम कर रही है। और विश्वविद्यालय में काम कर रही है तो सुबह 8 बजे जाती है। किससे जाती है? कार से। प्रकृति इसको रोकने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कितनी भी सर्दी हो, चाहे रात हो रही हो, लेकिन इसके पास क्या है? कार। कार में बैठ जाती है, सर्दी नहीं लगेगी। लाइट जलाती है तो उजाला हो जाता है, कार से अंधेरे को चीर देता है उजाला, कहने का मतलब यही इस कहानी में बताया गया है। तो इसके पास आवागमन के लिए क्या है? कार है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाती है तो यूनिवर्सिटी का जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, या मानव के अनुकूल बताया गया है। तो सर्दी तो बहुत पड़ती है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसका ऐसा कहने का मतलब उसको इस तरीके से अनुकूल बनाया गया है कि उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 23 डिग्री सेल्सियस। तो प्रकृति ने कितनी ही सर्दी वहां पर टेम्परेचर काफी कम है प्रकृति के अनुसार, लेकिन वहां पर मानव के द्वारा क्या कर रखा है? 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको बढ़ाकर रखा गया है। ठीक है ना, यदि हम बात करें तो इसके पास आवागमन के साधन है। आपके इसमें लिखा हुआ है कि जो केरी है वह बनाना, केलों का आनंद उठा रही है। केले कहां पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी केरी केला खा रही है। तो केले कहां से आ रहे हैं? उष्णकटिबंधीय देशों से आ रही है, और वहां यहां पर ये नॉर्वे में आनंद ले रही है। सोचिए, इतनी दूर से केले आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहां पर प्रकृति कुछ नहीं कर रही है? सब कुछ क्या कर रहा है? मानव कर रहा है। इसके बाद केरी, केरी कहां पर जाती है? लंदन में। सुबह सुबह लंदन में चली जाती है और शाम को फिर से कहां पर आ जाती है? नॉर्वे में आ जाती है। कहां आ जाती है? नॉर्वे में आ जाती है। फ्लाइट के द्वारा जाती है, एरोप्लेन के द्वारा जाती है और वापस आ जाती है। तो फिर से सब कुछ कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। सब कुछ कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। ठीक है, फोन से या हम ये कह सकते हैं इंटरनेट से बात कर रही है। कौन? कैरी। जबकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से बातचीत करने के लिए फोन हो।
तो यही अंतर होता है मानव के प्राकृतिकीकरण और प्रकृति के मानवीकरण में। इसमें सब कुछ प्रकृति करती है और इसमें सब कुछ मानव करता है। और यही जो दोनों चीजें मिलकर आगे चलकर ये तो कहलाएगा निश्चयवाद और ये कहलाएगा, ध्यान रखना, संभववाद। यही निश्चयवाद कहलाता है और यही संभववाद कहलाता है। यानी जो मानव का प्राकृतिकीकरण है इसको हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाद बोलते हैं या नियतिवाद बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? संभववाद के नाम से जाना जाता है। तो आगे की स्लाइड में और आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, यदि हम मानव भूगोल की विचारधाराओं की बात करें तो दो प्रकार की विचारधाराएं इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। कितनी विचारधाराएं पाई जाती है? दो तरह की विचारधाराएं पाई जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? इनमें एक तो है निश्चयवाद, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, डिटर्मिनिज्म, और दूसरा है संभववाद, जिसे पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्लास होगी वो हमारी कल होगी। थैंक यू।